भैया राम राम। भाई साहब, ये जो आज पीला पीला शर्ट पहन के आए हैं, रोज काला काला पहन के आते हैं कि थोड़ा डार्क कलर रहेगा तो हम साफ साफ दिखाई देंगे। अब भैया ये सफेद सफेद बोर्ड, अब पीला पीला शर्ट, अब पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ध्यान से तुम देख लेना। भैया, कल जब तुमको हम फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो भैया फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक मैं सेट कर दिया था। अब 12 से 32 तक सेट हो गया था, तो 33 नहीं, 33, 34 और 35 जो 3 आर्टिकल हैं ये और रह गए थे। और भाई साहब, इनको हम लोग सेट कर देंगे। देखो, अभी समय हो रहा है रात के 11:15। समय हो रहा है रात के 11:15। सो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो यार मन में आया कि भाई बच्चों की क्लास रिकॉर्ड हुई नहीं है, तो भाई साहब अभी गया हूँ, नहा के आया हूँ। और देखो, बाल बाल साफ सुथरे लग रहे हैं बिल्कुल। देखो देखो, अभी देखो नहा वहा के आया हूँ, सोचा रिकॉर्ड करूंगा। ये इसको जो है साइको ने सही है, पढ़ाना है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तुम भी बेटा पढ़ते रहो, हम यूट्यूब पे सफल होंगे, तुम अपनी जिंदगी में सफल होगे जरूर, पक्की बात है। होगे जरूर तुम, पक्की बात है बेटा। हम यूट्यूब पे सफल होंगे, तुम अपनी लाइफ में सफल होगे। भाई साहब, जो मुद्दा है ना सारा, वो मुद्दा है क्या? मुद्दा आर्टिकल 33 पे है, 34 पे है, 35 पे है, और ये आपसे कल मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो भैया आर्टिकल 33 क्या कहता है? भैया, जो हमारा कानून है, देश का संविधान है, उसमें नियम 33 क्या कहता है? भाई साहब, अभी आप सारी वीडियोस देखो पीछे वाले, तो मैंने आपसे एक बात कही है। तो बढ़िया लग रहा है कि ना लग रहा है यार? हम पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे तुम लोग यार। चलो, दिख ही रहे होंगे, मानते हैं। भाई साहब, जो आर्टिकल 33 है ना, जो मतलब फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट बात करता है लोगों के अधिकारों के बारे में। लोगों के अधिकारों के बारे में बात करता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, वो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। हर एक व्यक्ति का अधिकार है भैया। क्या अधिकार है? सांस लेने का अधिकार है कि हर आदमी जिंदा रहेगा। हर आदमी को बोलने का अधिकार है, वो जो मन चाहे वो बोलेगा। लेकिन उसके बोलने पर प्रतिबंध तो लगेगा ना। क्यों रे विनोदवा? विनोदवा, उसके बोलने पर प्रतिबंध तो लगेगा भाई। कुछ भी थोड़ी बोल सकता है वो। बोल सकता है, अपनी भलाई के लिए बोल सकता है, दूसरों के हक के लिए बोल सकता है, लेकिन ये थोड़ी को दूसरों को डैमेज कर देगा, कुछ बोल करके दूसरों को क्षति पहुंचा देगा, नहीं बोल सकता है। तो भैया, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। पूरे भारत में हर व्यक्ति को घूमने का अधिकार है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन क्या ये अधिकार सेना के जवानों को भी मिला हुआ है? क्या सेना के जवानों को कुछ भी बोलने का हक है? क्या सेना के जवान बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के, बिना छुट्टी के ऑन ड्यूटी कहीं भी घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। क्या सेना के जवान बराबरी की बात कर सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। कानूनी रूप से जो सेना का लॉ है, उसके लिए सेना का हर एक जवान बराबर होगा। लेकिन अगर सेना का जवान सिविलियन से, सामान्य नागरिक से तुलना करेगा, तो सेना के जवान को बहुत कायदे कानून में बंध के रहना पड़ता है, नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो सेना के जवान को उतना अधिकार नहीं है आजादी का, जितना कि एक सामान्य नागरिक को है। वो सेना का जवान जब सेना छोड़ देगा, तो उसके पास पूरा अधिकार होगा। लेकिन जब तक वो सेना में है, एक संगठन में है, तब तक उसके पास अधिकार सीमित हैं। तो आर्टिकल 33 कहता है भैया, आर्टिकल 33 कहता है कि जो सैनिक होगा, जो अर्धसैनिक बल हैं, ये अर्धसैनिक बल क्या होते हैं भाई साहब?
जो न पूरी तरीके से सैनिक हैं और जो न तो पूरी तरीके से सिविलियन है, मतलब पुलिस वाले भी नहीं है, वो आर्मी वाले भी नहीं है। कुछ लक्षण पुलिस वालों के हैं, कुछ लक्षण आर्मी वालों के, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अर्धसैनिक बल। और इसमें कौन कौन आता है? तो भाई साहब इसमें आता कौन कौन है? तो भैया इसमें आते हैं आपके सीआईएसएफ के जवान हो गए, बीएसएफ के जवान हो गए, आपकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि आपके एसएसबी के जवान हो गए, या आप देख सकते हो कि इसके अलावा जो है आप सीआईएसएफ मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके सारे जवान जो हैं इसमें आते हैं अर्धसैनिक बल में। और खुफिया एजेंसियां, जैसे कि आपका आप जो है सीबीआई हो गई, या आपकी रॉ हो गई, या जो आपका आईबी हो गया, तो इनके पास भैया इसमें जो अधिकारी कार्यरत हैं वो फंडामेंटल राइट का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप आईबी के लिए कार्य करते हैं तो भैया आपको अपनी पहचान किसी से नहीं बतानी है। भाई साहब अगर आप आईबी के लिए कार्य करते हैं, किसी खुफिया एजेंसी के लिए कार्य करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा छूट नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो मौलिक अधिकारों पर यहां प्रतिबंध लगता है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? कि 33 कहता है कि भैया मौलिक अधिकार सबके लिए तो हैं, लेकिन सेना के जवानों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए ये प्रतिबंधित होंगे, कुछ हद तक सीमित होंगे। ये बात आर्टिकल 33 कहता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास में पूछूंगा कल। उसके बाद से जो है आर्टिकल 34 देखिए। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर देश के अंदर, जैसे मान लीजिए भाई साहब मैंने कहा कि मुझे पूरे भारत में घूमने की छूट है, मुझे कुछ भी कहने की छूट है, मैं जय श्री राम कहूं या अल्लाह अकबर कहूं, मुझे पूरी छूट है कहने की। लेकिन मान लो अगर देश की स्थिति बड़ी गंभीर है, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के लोग भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो भैया तलवारें खिंच गई हैं, बंदूकें चल रही हैं, और सब एक दूसरे से एकदम लड़ने मरने को आतुर हो रहे हैं, तो क्या उस समय अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगाने का आदेश दिया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उससे हो सकता है कि दंगा और भड़केगा और मानव जाति को नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर चीजों को हम लोग को समझना है। तो भाई साहब देखो, ये तो है आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है? कि जब भी मार्शल लॉ लगा हो या सेना का कानून लगा हो, तो भाई साहब अगर ये मार्शल लॉ है या सेना का कानून है, तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर देश के अंदर धारा 144 लागू है तो आपके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि आपको घूमने की छूट तो है, लेकिन तब नहीं है जब देश का मामला गंभीर है। कहो कि साहब घूमने जाना है और यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं, आप घूमने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, किसी भी व्यवसाय पर हो सकता है कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। तो भैया अगर कानून लागू है तो ये चीजें होंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आर्टिकल 35 कहता है कि भाई साहब जो मूल अधिकार के संबंध में, यानी कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और इसी आर्टिकल 35 ए के तहत जो है, जो 35 ए के तहत जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनके जो मौलिक अधिकार उनको विशेष रूप से प्राप्त थे, उसको संशोधित करके और जन सामान्य के बराबर कर दिया गया है। यानी कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नोएडा का हो, चाहे कानपुर का हो, कहीं का हो, सबके सब क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। और ये अधिकार, ये अथॉरिटी किसके पास है? हमारी संसद के पास है, हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये फंडामेंटल राइट का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आज का जो हमारा मूल टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा डीटीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो भाई साहब जो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राइट। ये हमारा एक चैप्टर है और इसको लोग बोलते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। भैया पहले समझ लो, फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, छाप तरह लिखते रहना, लेकिन पहले समझ लो होता क्या है। भाई साहब एक बात बताना कि देश के अंदर जो सरकार है, जैसे भैया योगी जी की सरकार है राज्य में और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो भाई साहब क्या योगी की सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं?
जैसे अगर कहा जाए, क्या राज्य का मतलब जो सरकार है राज्य की, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है देश को लेकर के या जनता को लेकर के? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? जैसे एक बात को समझिएगा, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाई साहब, जिम्मेदारी बहुत सारी हैं। जो राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों को, या केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों को संविधान के अंदर डीपीएसपी में लिखा गया है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बातें रखी गई हैं कि सरकार की क्या क्या काम करेगी, सरकार क्या काम करेगी। ये किस में रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यानी कि योगी जी की क्या क्या जिम्मेदारी होगी देश की जनता के प्रति, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इस बात की चर्चा की गई है। जो बच्चों, भारत के संविधान में जो डीपीएसपी लिया गया था, ये डीपीएसपी लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में डीपीएसपी को लिया गया। और डीपीएसपी जो है वो, डीपीएसपी है क्या? तो डीपीएसपी राज्य की जिम्मेदारी है। अब एक बात बताना जरा, छोटी सी बात। जैसे कहा गया है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था होगा, कहा गया है, मतलब राज्य सबके हित में काम करेगा। जैसे कि एम्बुलेंस चला रही सरकार, सरकारी स्कूल चला रही है, सरकारी बसें चल रही हैं, रेल चल रहा है, तो इनमें किराया भाड़ा सस्ता है और जो है मतलब तुलनात्मक रूप से प्राइवेट की तुलना में। अब भाई सरकारी स्कूल तो फीस नहीं के बराबर है, मिड डे मील योजना भी चल रहा है, सरकारी एम्बुलेंस आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेके जाती है दवा के लिए, प्राइवेट में जाओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो भैया मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात को समझना जरा, कि सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करेगी और सरकार कर रही है। जैसे एम्बुलेंस चलवा रही है तो सरकार चला रही है। पुलिस वाले आते हैं घर पे आपके, अगर आप फोन कर दोगे, हाँ साहब बगल वाले ने थप्पड़ मारा है, पुलिस वाले आते हैं। भैया एक छोटी सी बात बताना जरा, कि अगर कल को सरकार के पास पैसा ना हो और सरकार एम्बुलेंस चलाना बंद कर दे, तो क्या आप सरकार को कोर्ट में खींच लोगे कि सरकार तुम चलो कोर्ट में, तुम एम्बुलेंस क्यों नहीं चला रहे हो? नहीं खींच सकते हो ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि आपके पिताजी हैं, तो भैया आपके पिताजी आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना देंगे, बढ़िया कपड़ा देंगे, अच्छे मकान में रखेंगे, सारी सुविधा देंगे। लेकिन अगर पिताजी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप अपने पिताजी को कोर्ट में खींच लेंगे? नहीं खींच सकते हो ना। तो वैसे ही राज्य की भी जिम्मेदारी है कि राज्य में निवास कर रहे लोगों के लिए एक कल्याणकारी संस्था होगा। लेकिन अगर राज्य कल्याण नहीं कर पा रहा है तो आप इसके लिए उस कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो यही बात यहां लिखी गई है कि जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसको आप लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। राज्य के पास पैसा होगा, सुविधा होगा तो वह जनता को देगी, और राज्य के पास नहीं होगा तो नहीं देगी। और इसी कारण से केटी शाह ने इसको क्या कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करता है। केटी शाह ने क्या कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करता है। तो डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य आपको वह सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि नहीं। तो भाई साहब डीपीएसपी क्या है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य है, यानी कि डीपीएसपी क्या है? जो राज्य का काम है उसी को हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राज्य इस काम को करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर आप दूसरा देखोगे
तो जो ये डीपीएसपी भारत के संविधान में आया है, तो ये विचारधारा कहां से आई बच्चों? आयरलैंड से आई है। कहां से आई है? आयरलैंड से। आयरलैंड एक देश है जो कि यूरोप का पार्ट है। आयरलैंड एक देश है जो किसका पार्ट है? यूरोप का, यूके के पास में। तो वहां से आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं होते हैं, मतलब इनके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते हो। डीपीएसपी को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपसे बात बताई है कि आप डीपीएसपी को न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्वों में पाई जाती है। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा मतलब राज्य एक ऐसा शासन होगा जो जनता के हित में काम करेगा। राइट, जनता के हित में काम करेगा। हाँ, अगर सरकार जनता के अहित में काम कर रही है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में कि भाई तुम अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत करो। तो आप बुरा करने पर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है इसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट है केटी शाह की बात मैंने बताई आपको। और अंबेडकर साहब ने कहा है कि इसको संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। हमारे यहाँ अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये हमारे संविधान की एक अलग प्रकार की विशेषता है। बच्चों, कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक के सभी प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज काफी रात हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।